of gene of interest using PCR. PCR stand for polymerase chain reaction. तो फिर हमें अगर किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमें जो डिज़ायर्ड जीन है, अगर हमें उसे बहुत सारी मात्रा में बनाना है तो फिर हम उसके लिए एक रिएक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो फिर हम पॉलीमरेज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि क्या कहते हैं हम मल्टीपल कॉपीज़ बना पाए किसी अब जीन की या फिर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। In this reaction, multiple copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro. तो फिर हम इस मेथड में मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं अपने जीन या फिर डीएनए की, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो डिज़ायर्ड जीन है हम उसे बनाते हैं। सिंथेसाइज का मतलब बनाना होता है, इन विट्रो माने आउटसाइड द बॉडी या फिर आउटसाइड बनाते हैं, हम बाहर बनाते हैं। यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, तो फिर हम इसमें 2 प्राइमर्स यूज़ करते हैं 2 स्ट्रैंड्स के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो फिर हम इसके लिए 2 प्राइमर यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से काटेंगे तो फिर इसके लिए एक प्राइमर चाहिए होगा और इस दूसरे स्ट्रैंड के लिए एक प्राइमर चाहिए होगा। तो फिर प्राइमर का काम क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है उस हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो फिर प्राइमर क्या होता है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलीन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। तो फिर ये जो डीएनए का रीजन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला जो प्राइमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। ओलिगो माने 10 से ज़्यादा, तो फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ये बनाता है क्या। तो फिर पॉलीमर्स होते हैं स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो फिर ये केमिकली बनाए जाते हैं और ये छोटे से होते हैं साइज़ में, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड, और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओलिगो माने 10 से ज़्यादा, तो फिर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। तो फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। तो फिर ये इस रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये प्राइमर। तो फिर जैसे कि मान लो 5' to 3' यहाँ पर है, तो इसके यहाँ पर हमारे ओरिजिनल डीएनए 5' to 3' अगर ऊपर है तो नीचे 3' to 5' है। तो फिर हम प्राइमर में देख सकते हैं कि हमारा प्राइमर इस हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है। ये 3' to 5' नीचे 3' to 5' होना चाहिए क्योंकि ऊपर अगर 5' to 3' है। तो वैसे ही हमारे नीचे वाले स्ट्रैंड के लिए भी इसने यही किया, प्राइमर ने हमारे मतलब हमारे जो जीन है जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर इसमें 3' to 5' है तो ऊपर होना चाहिए 5' to 3'। तो फिर यहाँ पर प्राइमर ने भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया जीन 5' to 3', और फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम है यहाँ पर एक्सटेंड करना हमारे न्यूक्लियोटाइड को जो हमें प्राइमर से मिला है, और फिर उसके बाद हम मल्टीपल कॉपीज़ करेंगे और हमें फिर अपना एम्पलीफाइड डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा जो यहाँ पर है 1 बिलियन टाइम्स। अगर हम इसे बहुत बार रेप्लिकेट करें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिज़ायर्ड डीएनए को। एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, तो फिर हमने देखा जैसे कि अबव डायग्राम में कि यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ हो रही थी। एक प्राइमर यूज़ हो रहा था जो था कॉम्प्लीमेंट्री हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के, और फिर दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज। अब हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के बारे में क्या लिखा है। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। तो फिर ये डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, ये एक्सटेंड करता है प्रोवाइडेड न्यूक्लियोटाइड्स को जो प्राइमर में एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेम्पलेट जैसे यूज़ करता है। जैसे कि हमने अबव में देखा था, ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स
को जो हमें प्राइमर से मिले थे उसको एक्सटेंड कर रहा है। और ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसे टेम्पलेट जैसे यूज़ करेगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, तो फिर मिसप्रिंटिंग यहाँ पर क्या चीज़ मिसप्रिंट हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर अगर 5 to 3 है तो नीचे 3 to 5 होना चाहिए। तो फिर ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। इफ़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स, रेप्लिकेशन माने मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। अगर हम मल्टीपल कॉपीज़ DNA की बनाएं मल्टीपल टाइम्स, द सेगमेंट ऑफ DNA कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। तो फिर जो DNA का हमें जो सेगमेंट चाहिए, माने जो पर्टिकुलर DNA की सीक्वेंस चाहिए हमें डिज़ायर्ड DNA का, तो फिर अगर हम उसे एम्पलीफाई कर दें यानी बहुत ज़्यादा बना दें तो फिर हमें बिलियन कॉपीज़ मिल जाएगी, जो होती है 1 बिलियन कॉपीज़ ऐसे बनती है। अगर हम रेप्लिकेशन करें रिपीटेडली टाइम्स, माने बहुत बार रिपीट करें रेप्लिकेशन को, तो फिर हमें 1 बिलियन कॉपीज़ मिल जाएगी अपनी डिज़ायर्ड जीन की। Such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus। तो फिर हमने एक DNA लिया जिसका नाम है थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। तो फिर ये DNA हमने एक बैक्टीरिया से निकाला जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो फिर अब ये हमारी कैसे हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और हम आगे टेक्स्ट में देखेंगे कि रेप्लिकेशन में कैसे हेल्प करता है। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग दी हाई टेम्परेचर। अब ये थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज है, ये एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर में भी, क्योंकि हम पॉलीमरेज का काम होता है एकदम न्यूक्लियोटाइड प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड को एक्सटेंड कर देना। तो फिर हाई टेम्परेचर में भी अपना काम कर पाता है। इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो फिर ये अपना काम तब भी कर पाता है जब हम DNA को बीच से काट दे। डीनेचुरेशन का मतलब होता है बीच से काट दिए, जैसे हमने देखा इसमें डीनेचुरेट हुआ हमारा DNA, ये है हमारा DNA, और फिर हमने इसे बीच से आधा कर दिया तो ये डीनेचुरेशन है। और फिर हमने उसमें प्राइमर ऐड किया। तो फिर हम जब डीनेचुरेशन करते हैं DNA का तो हमें उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो फिर अगर हमारा DNA पॉलीमरेज हम जो कहते हैं हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड के नंबर को इंक्रीज़ करने में, अगर वो इस गर्माहट को झेल पाए तो फिर उससे हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस ईज़ियर हो सकता है। तो फिर हम कौन सा पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, क्योंकि DNA स्ट्रैंड को जब हम डीनेचुरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो फिर उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिज़ायर्ड नाउ कैन बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब जो ये हमने एम्पलीफाई किया है हमारे डिज़ायर्ड DNA को, अब हम इसे एक वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। लाइगेट माने जोड़ना, और हम इससे फर्दर क्लोनिंग के लिए भेज सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, दिस आर सेवरल। तो फिर अभी हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट DNA होस्ट सेल या फिर ऑर्गेनिज्म में हम कैसे लाते हैं। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड DNA इनटू रेसिपिएंट सेल्स। तो फिर जो हमारा जुड़ा हुआ DNA अब हम इसे होस्ट सेल में लाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। लाइगेटेड माने हमने जो लाइगेट किया था, हमने जोड़ा था वेक्टर DNA प्लस हमारा डिज़ायर्ड DNA, तो फिर उसको यहाँ पर लाइगेटेड DNA कह रहे हैं। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप DNA प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। अब जब हम हमारे होस्ट सेल को ऐसे प्रिपेयर कर देते हैं कि वो DNA ले सके हमने, तो फिर वो DNA ले पाता है अपने सराउंडिंग से। जब हम अपने होस्ट सेल को ऐसे एकदम प्रिपेयर कर दे DNA लेने के लिए, तो हमने पिछले मेथड में देखा था कि बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे
पिछले लेक्चर में देखा था कि बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे होस्ट सेल लेता है डीएनए को। पहला तो हमने देखा था कि वो इंजेक्ट करते हैं माइक्रो इंजेक्शन से, और फिर उसके बाद फिर देखा था कि वो गंजीन देखा था। गंजीन उसमें क्या करते हैं, गोल्ड फॉइल में डीएनए को पेंट करते हैं, छोटी छोटी गोल्ड फॉइल या फिर टंगस्टन में डीएनए को पेंट कर देते हैं और फिर ऐसे शॉर्ट कर देते हैं उसमें, उसे कहते हैं होस्ट सेल में। और हम होस्ट सेल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हम उसे हीट और कोल्ड शॉक देते हैं। तो फिर ऐसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था। So, if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic ampicillin is transferred into E. coli, the host cell becomes transformed into ampicillin resistant cell. तो फिर मान लो अगर हमने एक DNA डाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके पास रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, तो फिर अगर हम इसे इकोलाई में डाल दें, इकोलाई सेल एक बैक्टीरियल सेल है, तो फिर वो सेल अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन जाएगा। माने उसे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो उस मीडियम में भी रह पाएगा। इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन एगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, अनट्रांसफॉर्मेंट्स रेसिपिएंट सेल्स विल डाई। तो फिर हम जब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में डाल देंगे इकोलाई सेल को, तो फिर जो सेल्स जी पाएंगे या फिर उस मीडियम को बेयर कर पाएंगे या फिर उस मीडियम में रह पाएंगे, वो होंगे हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, जो क्योंकि उनके अंदर एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, इसलिए वो एम्पिसिलिन मीडियम में जी पा रहे हैं। और अनट्रांसफॉर्मेंट सेल मर जाएंगे, क्योंकि अनट्रांसफॉर्मेंट सेल हमें पता है इकोलाई के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होती अगेंस्ट एंटीबायोटिक, तो फिर इसलिए जो इकोलाई के ओरिजिनल सेल है वो तो मर जाएंगे, पर जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, जो सेल बदल गए ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो फिर वो एम्पिसिलिन मीडियम में रह पाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रांसफर डीएनए में हमने एम्पिसिलिन के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डीएनए डाला था, इसलिए वो एम्पिसिलिन मीडियम एंटीबायोटिक मीडियम में रह पाएगा। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, वन इज़ एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। क्योंकि हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था इकोलाई में, तो फिर हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है सेल। माने हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डाला था इकोलाई में, तो फिर अब वही जो बदल गया है सेल ड्यू टू हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो फिर वो एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में जी पा रहा है। तो फिर इससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है ड्यू टू हमारे रिकॉम्बिनेंट जीन का। दिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन दिस केस इज कॉल्ड अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो फिर हम क्या कहते हैं, देख पा रहे हैं कि कौन सा सेल ऑफ ई कोलाई ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। तो फिर अब ये सेल एक सेलेक्टेबल मार्कर जैसे काम कर गया। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन दिस केस इज अ सेलेक्टेबल मार्कर।